स्टूडेंट्स आगे चलते हैं चैप्टर न्यूक्लियाई में। न्यूक्लियाई चैप्टर की शुरुआत करते हैं। जो सबसे पहला यहाँ पर जो डेफिनेशन है वो है 1 AMU का अटोमिक मास यूनिट है, यूनिफाइड मास यूनिट। 1 AMU की वैल्यू होती है 1.66 10⁻⁻27 किलो। ये वैल्यू इस चैप्टर में लगातार क्वेश्चंस में इस्तेमाल होगी। और 1 AMU की डेफिनेशन है, इट इज़ डिफाइंड एज द it is the 1/12 of mass of an C12 atom. It is 1/12 of mass of an C12 atom. इसके बाद यहाँ जो दूसरा रिलेशन इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट रहेगा वो रहेगा E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, आइंस्टीन्स मास एनर्जी रिलेशन, दैट energy mass can be converted into energy or they are interconvertible, that is E is equal to mc square and 1 AMU जो अपने पास मास है that is equivalent to 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो ये चीज़ें यहाँ पर इस्तेमाल होंगी। 1 AMU जो मास है दैट इज इक्वलेंट टू 931 MeV। तो इसके ऊपर सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जिसमें कि एनर्जी निकालनी है, आपको इक्वलेंट एनर्जी निकालना है, एनर्जी इक्वलेंट ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। तो आप यूज़ करेंगे फॉर्मूला E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। सो मास ग्राम में दिया था इसलिए उसको केजी में बदला गया 10⁻³ और C की वैल्यू 3 × 10⁸ उसका स्क्वायर किया गया। तो आपके पास आंसर आता है 9 × 10⁻13 जूल्स। सो इफ़ 1 ग्राम ऑफ मैटर इज कन्वर्टेड टू एनर्जी देर इज अ रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज 9 × 10⁻13। यू यूज़ द फॉर्मूला E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर अगर किसी मास के इक्वलेंट एनर्जी आपको फाइंड आउट करना है। तो ये पहला टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आपको जो है वो मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं। ये डेफिनेशंस आपने पहले भी पढ़ी हैं कई क्लासेस में। तो आइसोटोप्स हैव सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर। एग्जांपल दिए हैं 1H1 1H2। हम जब भी किसी यहाँ पर न्यूक्लियाई को रिप्रेजेंट करेंगे ZXA, ओके। सो हियर A Z स्टैंड्स फॉर चार्ज नंबर और वी कैन से दैट एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर। और ये जो है A है स्टूडेंट्स, इसको कहते हैं हम लोग मास नंबर। और जो मास नंबर है, मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दैट इज कॉल्ड मास नंबर। और वी कैन से दैट A माइनस Z स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है और Z आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सेम ही रहते हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो आइसोटोप्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर। तो यहाँ पर 1H1 इनका एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर लगे, आइसोटोप कहलाते हैं। अगला है आइसोबार, डिफरेंट एटॉमिक नंबर सेम मास नंबर। तो एटॉमिक नंबर देखिए 11 और 10 है Na और नियॉन का, लेकिन इनका मास नंबर दोनों का 22 ऐसे कहते हैं आइसोबार। आगे चलते हैं। आइसोटोन हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स लाइक 17 19। देखिए इनका जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट है। न्यूट्रॉन कैसे निकलेंगे आप मास नंबर से, प्रोटॉन्स के नंबर को माइनस कर देंगे। 37 से आपने 17 माइनस करना है, आपको मिलेगा 20। तो यहाँ पर इसमें जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो 20 हैं। सिमिलरली यहाँ पर 39 से 19 माइनस करेंगे आप, आपको मिलेगा 20। तो इसमें भी 20 न्यूट्रॉन्स हैं। तो अगर सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रहते हैं तो उनको कहा जाता है आइसोटोन्स। तो यहाँ पर भी कभी कभी पेपर में क्वेश्चंस आए हुए हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन आइसोटोप है कौन आइसोबार। तो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं अगले टॉपिक में जो कि है न्यूक्लियर साइज। तो न्यूक्लियर साइज का जो टॉपिक है यहाँ से आपको एक मार्क्स का जनरली एमसीक्यू टाइप में पूछा जा सकता है। सो एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट्स इट हैज़ बीन फाउंड की जो वॉल्यूम है अपना, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर, ओके। And like volume of nucleus, most of the nuclei are spherical but some have some different shapes also there, but we treat it as a spherical. So volume of nucleus is 4/3 pi r cube and it is proportional to its mass number. सो वॉल्यूम्स हम बेसिकली उसके साइज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब वॉल्यूम साइज रिप्रेजेंट कर रहा है। सो यहाँ से आर क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू मास नंबर बिकॉज 4/3 पाई इज अ कांस्टेंट। तो यहाँ से आर इज प्रोपोर्शनल टू ए रेज टू पावर 1/3 and when we remove the proportionality we get a constant that is empirical constant that is r naught a raised to power 1/3 और r naught की जो वैल्यू है वो है 1.2 इंटू 10 की पावर -15 मीटर, ओके। सो यहाँ से इस रिलेशन की मदद से आप जो है वेरियस न्यूक्लियाई के न्यूक्लियर साइज को डिटर्मिन कर सकते हैं। r इज इक्वल टू आर नॉट ए रेज टू पावर 1/3 और आर नॉट का वैल्यू है 1.2 इंटू 10 की पावर -15 मीटर। सो दिस इज वन ऑफ द रिजल्ट देयर जिसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको डिफरेंट
मास नंबर दिए जा सकते हैं, दिस ए इज मास नंबर, डिफरेंट मास नंबर दिए जा सकते हैं और आपको उनके जो है वो रेडियस को, रेडियाई को कंपेयर करने को कहा जा सकता है। सो दैट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक है न्यूक्लियर डेंसिटी। अगेन दिस इज अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर में। तो डेंसिटी आप जानते हैं मास अपॉन वॉल्यूम, तो यहाँ पर न्यूक्लियर डेंसिटी का मतलब है रेशो ऑफ, इट इज रेशो ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियस टू इट्स वॉल्यूम। ओके, सो ये है न्यूक्लियर डेंसिटी। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। डेंसिटी इज मास ऑफ न्यूक्लियस। देखिए न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं, लेट सपोज लेट मास ऑफ अ न्यूक्लियॉन, मास ऑफ अ न्यूक्लियॉन इज स्मॉल एम। एक न्यूक्लियॉन का मास मान लेते हैं स्मॉल एम। न्यूक्लियॉन मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो एक न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होते हैं स्टूडेंट्स मास नंबर के बराबर। अब एक न्यूक्लियॉन का मास अगर m है तो सभी न्यूक्लियॉन्स का मास बन जाएगा m इंटू कैपिटल A। सो दैट इज द मास ऑफ द न्यूक्लियस। ओके, तो यहाँ आप लिखेंगे डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। सो आप लिखेंगे मास ऑफ न्यूक्लियस। ओके, एंड दिस इज द मास ऑफ न्यूक्लियस, m इज द मास ऑफ अ न्यूक्लियॉन और A इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो इस तरह से m आ गया और अपॉन वॉल्यूम आप करेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, दैट इज द फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम। तो यहाँ से रो को आप सॉल्व कर सकते हैं। MA3 जो है वो ऊपर चला जाएगा, आपके पास बचेगा पाई आर क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, रो इज इक्वल टू 3MA पाई और आर का एक्सप्रेशन आपने ऊपर देखा, दैट वाज आर इज इक्वल टू आर नॉट ए रेज टू पावर 1/3। तो इसकी जगह भरेंगे आप, ये आएगा आर नॉट ए रेज टू पावर 1/3, लेकिन यहाँ पर आर का था क्यूब तो पूरे का क्यूब हो जाएगा। ये क्यूब से क्यूब जो है वो कट जाएगा अपने पास यहाँ पर। सो इट इज़ लाइक डेंसिटी इज इक्वल टू 3m इंटू कैपिटल ए पाई आर नॉट क्यूब और ए, बिकॉज यहाँ ए की पावर 1/3 है, 1/3 से 1/3 जो है कट जाएगा। देन ए से ए जो है कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा 3m अपॉन पाई आर नॉट क्यूब। सो दैट इज़ द वैल्यू स्टूडेंट्स, ये वैल्यू आ जाती है डेंसिटी की। अगर आप यहाँ पर एक्सप्रेशन को देखते हो तो m पाई आर नॉट क्यूब 3 सब कांस्टेंट हैं और जब आप सारे इन कांस्टेंट्स की वैल्यू भरोगे तो आपको मिलेगा 2.29 इंटू 10 की पावर 17 kg पर मीटर क्यूब। ये मिल जाएगी आपको न्यूक्लियर डेंसिटी की वैल्यू। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब आप न्यूक्लियर डेंसिटी के एक्सप्रेशन को देखते हो वो उसका वैल्यू आता है 2.29 इंटू 10 की पावर 17। सो द डेंसिटी इज बेसिकली अ कांस्टेंट। मास m पाई आर नॉट क्यूब सब कांस्टेंट हैं। तो यहाँ से भी कई बार सिंगल आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं। कई बार पिछले कुछ पेपर्स में ये भी आया है कि प्रूव दैट न्यूक्लियर डेंसिटी इज कांस्टेंट। तो आपको ये एक्सप्रेशन को ही सॉल्व करना है और अब इसलिए प्रूव कर देगा कि न्यूक्लियर डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट होती है, मास नंबर के साथ वेरी नहीं करती है। तो डिफरेंट डिफरेंट मास नंबर दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि न्यूक्लियर डेंसिटी की रेशियो निकाल लीजिए। तो आपको याद रखना है रेशियो जो है हमेशा 1:1 आएगी, क्योंकि न्यूक्लियर डेंसिटी सभी न्यूक्लियस का कांस्टेंट रहता है। सो वहाँ साइज में फ़र्क है, लाइक रेडियस का एक्सप्रेशन आपने ऊपर देखा, साइज ऑफ न्यूक्लियर डिपेंड ऑन द मास नंबर, बट न्यूक्लियर डेंसिटी इज सेम फॉर ऑल टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई। तो यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन कुछ इस तरह से, या ये अगर डिराइव करने को आ जाए तो ये भी एक वन ऑफ द क्वेश्चन बन सकता है। स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, अगला टॉपिक है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। और यहाँ से न्यूमेरिकल या बाइंडिंग एनर्जी कर्व के बारे में भी पूछा जा सकता है। इस साल के सैम्पल पेपर में भी बाइंडिंग एनर्जी कर्व के बारे में दिया गया है। तो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी की पहले तो डेफिनेशन लिख लेते हैं एक सिंपल सी। द एनर्जी, इसमें लिख सकते हैं हम सिंपली द एनर्जी विद विच, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी है एनर्जी विद विच न्यूक्लियॉन्स, ओके न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स मतलब के प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, एनर्जी विद विच न्यूक्लियॉन्स आर बाउंड इन द न्यूक्लियस, बाउंड इन द न्यूक्लियस। ओके, सो दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। और दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द न्यूक्लियॉन्स। ओके, सो ये भी आप लिख सकते हो एनर्जी required to separate, okay, separate the nucleons infinite apart, infinite apart। तो न्यूक्लियॉन्स को सेपरेट करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द न्यूक्लियॉन्स इनफिनाइट अपार्ट
इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। ओके, ये मैंने इसकी लिख दी है डेफिनेशन। सो ये न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी का डेफिनेशन है और इसका एक्सप्रेशन जो है हम डिराइव करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटली दैट कि जो न्यूक्लियस है उसका मास उसके कॉन्स्टेंट पार्टिकल से कम मिलता है। स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेजरमेंट से हमें ये पता चलता है एक्सपेरिमेंटली कि जो न्यूक्लियस है उसका मास उसके कॉन्स्टेंट पार्टिकल से कम निकलता है। लाइक न्यूक्लियस जो है वो बना हुआ है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से। ओके, सो लाइक एक्सपेरिमेंटली मेज़र किया गया। यहाँ एक एग्जांपल लिया गया है, इसकी मदद से समझते हैं। जैसे कि एग्जांपल लिया गया है अपने पास 8O16 का। ओके, तो इसमें तो यहाँ पर इन्होंने प्रोटॉन्स का, न्यूट्रॉन्स का, इलेक्ट्रॉन का सबका मास ले लिया, लेकिन हम इलेक्ट्रॉन का मास न्यूक्लियस के मास में कंसीडर नहीं करेंगे बिकॉज न्यूक्लियस में रहते हैं न्यूक्लियॉन्स यानी कि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटली दैट कि जो अपना एक्सपेरिमेंटल मास निकलता है वो निकलता है 15.99053 U फॉर द ऑक्सीजन न्यूक्लियर, फॉर द ऑक्सीजन न्यूक्लियर। और इट हैज़ बीन ऑब्जर्व अगेन, लाइक जो कैलकुलेशन है कि जो मास है वो 0.1369 कम निकलता है। तो ऑक्सीजन न्यूक्लियाई का जो मास है वो 0.1369 कम निकलता है। तो इस टर्म को कहा जाता है मास डिफेक्ट। तो यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट टर्म आती है मास डिफेक्ट। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि मास डिफेक्ट क्या होता है। सो मास डिफेक्ट इज बेसिकली द डिफरेंस। मास डिफेक्ट क्या है? डिफरेंस बिटवीन द मास ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स जिनसे वो बना है। ओके, यहाँ लिखा गया है द डिफरेंस इन द मास ऑफ न्यूक्लियस एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। डेल्टा एम से इसे डिनोट किया जाता है। ये मास डिफेक्ट का एक्सप्रेशन है। सिंपली आप इसे लिख सकते हो मास डिफेक्ट इज इक्वल टू, यहाँ लिखा गया देखिए सबसे पहले जेड एम पी। एम पी का मतलब है एक प्रोटॉन का मास, और कितने प्रोटॉन होते हैं एटॉमिक नंबर के बराबर, तो सभी प्रोटॉन का मास बना जेड एम पी। कितने न्यूट्रॉन होते हैं? ए माइनस जेड, तो सभी न्यूट्रॉन का मास बन गया ए माइनस जेड इंटू मास ऑफ सिंगल न्यूट्रॉन। तो ये बन गया कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मास माइनस जो न्यूक्लियस का मास है, उसे यहाँ सिंपली डिनोट किया गया है कैपिटल एम के साथ। तो ये जो डिफरेंस है मास में, दिस इज द मास ऑफ व्हाट, दिस इज द मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस दिस इज द मास ऑफ न्यूक्लियस। सो ये जो मास में डिफरेंस आएगा इस मास को कहा जाएगा डेल्टा एम, यानी कि मास डिफेक्ट। ओके, सो ये मास डिफेक्ट का फॉर्मूला है, दैट इज इंपॉर्टेंट। नाउ अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन, एट एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू मास, मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, इंटर कन्वर्टेबल है। तो बेसिकली जो लाइक द इक्विवेलेंट एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन न्यूक्लियस, जो उसको देखिए ऑक्सीजन न्यूक्लियस का मास कम आया है, इज सो इट मीन्स दैट द इक्विवेलेंट एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन न्यूक्लियस भी लेस होगा देन द सम ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब मास जो है वो लाइक कन्वर्ट कर सकते हैं एनर्जी में, एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास, बोथ आर इंटर कन्वर्टिबल। तो अब न्यूक्लियस का मास कम आया है, तो जो इक्विवेलेंट एनर्जी होगा ऑक्सीजन न्यूक्लियस का वो भी ऑब्वियसली कम होगा उसके कॉन्स्टिट्यूएंट मासेस से। तो नाउ लाइक फॉर एग्जांपल वी हैव टू ब्रेक द ऑक्सीजन न्यूक्लियस। अब हमें अगर मान लीजिए ऑक्सीजन न्यूक्लियस है, ये ऑक्सीजन न्यूक्लियस है, इसका एनर्जी जो है वो इक्विवेलेंट एनर्जी कम है क्योंकि इसका मास कम है इसके कॉन्स्टेंट से। अब अगर हमें इस न्यूक्लियस को ब्रेक करना होगा फिर से फर्दर 8 प्रोटॉन में एंड 8 न्यूट्रॉन में। ओके, तो देन वी हैव टू सप्लाई दैट एनर्जी जो कि मिसिंग है। सो वी हैव टू सप्लाई दैट एनर्जी, देन वी विल गेट दीज 8 protons and 8 neutrons, or we can simply say that we can get the energy that is equivalent to 8 protons and 8 neutrons. So that energy we have to supply to break that oxygen nucleus into its constituents is called as the binding energy, or it is basically the measure of binding energy. सिंपल भाषा में हम ये कह सकते हैं कि एक न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी जितनी एनर्जी से न्यूक्लियॉन्स बाइंड है। So energy required to break the nucleus into its constituents is the measure of binding energy of that nucleus. तो बेसिकली जो मास गायब था वो था आपके पास डेल्टा एम। सो एनर्जी इक्विवेलेंट टू दिस मास इज द बाइंडिंग एनर्जी। तो हम जानते हैं मास से एनर्जी का रिलेशन क्या है, दैट एनर्जी इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, एम सी स्क्वेयर। तो यहाँ पर इस एनर्जी को हम बाइंडिंग एनर्जी कह रहे हैं, so that is equal to mass defect into c square.
तो यहाँ से बाइंडिंग एनर्जी का एक्सप्रेशन आ जाएगा डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर. सो मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वायर गिव्स अस द एक्सप्रेशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी. तो ये फॉर्मूला है बाइंडिंग एनर्जी निकालने का, और ऊपर स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला है मास डिफेक्ट निकालने का. विल फर्दर इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस द प्रॉब्लम्स जो कि पिछले कई पेपर्स में आए हुए हैं कि किस तरह से मास डिफेक्ट निकालना है, और फिर उसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके वी विल गेट द बाइंडिंग एनर्जी. सो दैट वाज अबाउट द बाइंडिंग एनर्जी एंड मास डिफेक्ट. स्टूडेंट्स आगे चलते हैं. इसके बाद इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है बाइंडिंग एनर्जी कर्व, और इस साल के सैम्पल पेपर में भी बाइंडिंग एनर्जी कर्व आपको दिया गया है, और उसके जो कंक्लूजन्स हैं और जो उसके मतलब एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व रिजल्ट्स हैं उनके बारे में ही लिखने को आया है. तो बाइंडिंग एनर्जी कर्व को शुरू करने से पहले में एक और डेफिनेशन यहाँ देख लेते हैं, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी per nucleon. Okay, that is binding energy per nucleon. So you can obtain the binding energy per nucleon by dividing the binding energy with mass number. Okay, so that is called binding energy per nucleon. तो अब चलते हैं बाइंडिंग एनर्जी कर्व की तरफ. या बाइंडिंग एनर्जी कर्व देख रहे हैं, दिस इज एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विद मास नंबर. ओके, सो इसकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं, जो रिजल्ट्स हैं, वो ये है कि जो 30 मास नंबर से लेकर के 170 मास नंबर तक है उसमें बाइंडिंग एनर्जी ऑलमोस्ट कांस्टेंट है. ओके, दूसरा इसका रिजल्ट है कि ये बाइंडिंग एनर्जी जो मैक्सिमम है वो मास नंबर 56 के लिए, और इसकी रिपोर्टेड वैल्यू अभी तक जो बुक्स में है वो है 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी फॉर मास नंबर 56, एंड दिस इज द मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई A56, और इसकी वैल्यू है 8.75 MeV. इसमें कई बार सिंगल आंसर टाइप मतलब अपना MCQ में भी ये चीज़ पूछी जा सकती है. तीसरा इसका पॉइंट है, इसका जो ऑब्जर्वेशन है, जो बाइंडिंग एनर्जी है वो लेस देन 30 मास नंबर के लिए लो है. इट हैज़ लो बाइंडिंग एनर्जी, और फॉर मास नंबर ग्रेटर देन 170 बाइंडिंग एनर्जी इज ऑल्सो लो. सो बाइंडिंग एनर्जी इज लो फॉर लेस देन 30 मास नंबर और ऑल्सो फॉर ग्रेटर देन 170, और बिटवीन 30 एंड 170 इट इज ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट, और मैक्सिमम इज फॉर A56 मास नंबर 56 एंड इट इज 8.75. और जो इस कर्व से जो कंक्लूजन हम ड्रॉ कर सकते हैं वो दो बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, और यही साल के सैम्पल पेपर में क्वेश्चन दिया गया है. सो कंक्लूजन क्या है, देखिए बहुत हैवी न्यूक्लियाई अगर हम बात कर लेते हैं मास नंबर 240 की, तो उसका हम देखा ऊपर की बाइंडिंग एनर्जी 170 से नीचे घट रहा है. सो 240 का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है, जैसे कि कंपैरिजन के लिए ले लिया गया कोई मास नंबर 120 की, भाई 240 वाले का बाइंडिंग एनर्जी 120 वाले से कम है. तो अगर हम 220 वाले को ब्रेक करते हैं 240 वाले को ब्रेक करते हैं 120 में, मतलब 240 वाला न्यूक्लिया है रिलेटिवली 120 वाले से अनस्टेबल है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लेस है. तो इसको अगर हम स्प्लिट करते हैं, ब्रेक करते हैं 120 मास नंबर में, तो हमारे को जो नया न्यूक्लियाई मिलेगा वो रिलेटिवली मोर स्टेबल मिलेगा. मतलब देयर इज अ गेन ऑफ एनर्जी. ओके, there is a gain of energy in this process when we split some heavy nuclei into the lighter nuclei. There is a gain of energy because ये जो बनेंगे ये stable बनेंगे, tightly bound बनेंगे, and it means that there is a gain of energy and there is a gain of binding energy. और इस process में then we can say that there is a release of energy. तो मतलब अगर हम 240 हैवी न्यूक्लियाई को लाइटर न्यूक्लियाई में स्प्लिट करते हैं, so that process will give us a stable nuclei and there is a release of energy in this process. So that becomes the basics of nuclear fission जो कि हमें आगे भी स्टडी करना है. तो that one of the important conclusion आप सीधा सीधा लिख सकते हैं that from the binding energy curve what we observed that if we split the heavier nuclei into the lighter nuclei, heavier nuclei into the lighter nuclei, the energy will be released in the process. सेकेंड अदर जो इम्प्लीकेशन है बाइंडिंग एनर्जी कर्व का, तो अगर हम देखते हैं कि हमारे जो लेस देन 10 मास नंबर लेस देन 10 वाले हैं उनका बाइंडिंग एनर्जी लो है. सो व्हेन वी फ्यूज सम लाइटर न्यूक्लियाई, ओके, व्हेन वी फ्यूज सम लाइटर न्यूक्लियाई and we obtain a heavier nuclei after fusing the lighter nuclei, that nuclei will be more stable or having the more binding energy per nucleon देन दैट ऑफ लाइटर. तो अगर हम लाइटर को फ्यूज़ करते हैं
तो उनसे जो हमें हैवियर मिलता है दैट विल बी मोर स्टेबल, that is having more binding energy per nucleon. It means that again in this process there would be a release of energy. So that becomes the basis of nuclear fusion process, and that is also the process in the sun. Okay, so तो अगर सीधे सीधे शब्दों में अगेन कहा जाए तो स्टूडेंट्स बेसिकली बाइंडिंग एनर्जी कर्व हमें ये सुजेस्ट करता है कि हमें हैवियर न्यूक्लियाई का स्प्लिटिंग करना है और उससे लाइटर न्यूक्लियाई फॉर्म करने हैं. दैट प्रोसेस विल गिव अस एनर्जी, एंड लाइटर न्यूक्लियाई को हमें फ्यूज़ करना है, एंड देन जो हैवी न्यूक्लियाई मिलेगा दैट इज़ हैविंग मोर बाइंडिंग एनर्जी. हैंस देयर इज़ अ गेन ऑफ एनर्जी इन दिस प्रोसेस, एंड व्हेन वी हैव गेन ऑफ एनर्जी that is profitable for us. So lighter nuclei fusion and heavier nuclei fission. So these are the implications of binding energy curve. सो इसमें आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स. ये टॉपिक जो है न्यूक्लियर फोर्सेस, ये कई बार पेपर में थ्योरेटिकली लिखने को आ जाता है. तो न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टीज़ लिखने को आती है, तो अभी हम इसकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर लेते हैं. एटलीस्ट आपको 4 से 5 प्रॉपर्टीज़ याद रहे तो आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा. न्यूक्लियर फोर्सेस न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगती हैं, चार्ज इंडिपेंडेंट होती हैं, और स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि नेचर का वीकेस्ट फोर्स है उससे 10⁻38 टाइम स्ट्रॉन्गर है. शॉर्ट रेंज फोर्स है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करती जैसे कूलम्ब फोर्स करता है. सेचुरेशन प्रॉपर्टी को शो करता है, मतलब न्यूक्लियर फोर्स एक्ट बिटवीन द नियर बाय न्यूक्लियॉन्स, और इट इज डिपेंडेंट ऑन स्पिन ऑफ द न्यूक्लियॉन्स. सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस. तो आपको एटलीस्ट अगर 4 प्रॉपर्टीज भी याद रहती हैं तो आप पेपर में उनको लिख के, बिकॉज ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 मार्क्स तक का क्वेश्चन ही आ सकता है. सो स्टूडेंट्स, आफ्टर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट कर्व्स हैं, ये भी पेपर में डायरेक्टली आपको पूछे जा सकते हैं. ये जो कर्व है ये न्यूक्लियर फोर्स का है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस. ओके, ये फर्मी में लिया गया डिस्टेंस. सो स्टूडेंट्स, एट 0.8 फर्मी द न्यूक्लियर फोर्स बिकम 0 एंड देयर इज अ ट्रांजिशन फ्रॉम लाइक दिस. नेगेटिव रीजन रिप्रेजेंट द अट्रैक्टिव रिजाइम. ओके, ये अट्रैक्टिव फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. एंड व्हेन डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स बिकम लेस देन 0.8, सो द फोर्स बिकम्स repulsive. Okay, so it becomes repulsive for a distance less than 0.8 Fermi, and this region represents the attractive region. So because in we generally we represent the attractive force with a negative sign and repulsive with a positive one, and 0.8 per force is 0 there, and at a distance of 0.8 Fermi the potential energy becomes minimum, and then below it becomes, then further it becomes positive. So this is the curve for the variation of potential energy of 2 nucleons, and at some separation with respect to separation. और ये जो नीचे वाला कर्व है ये रिप्रेजेंट कर रहा है न्यूक्लियर फोर्स को. फोर्स बिकम 0 at 0.8 FM, and इसके आगे at large distances above 0.8 force is attractive, and below 0.8 when particles becomes so near that they become less than 0.8 Fermi, the force becomes repulsive in nature. So, and this is the potential energy curve. So these curves are very very important. ये भी पेपर में आपसे बनाने को आ सकते हैं, या ऐसे ही जनरली कुछ इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं. स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं न्यूक्लियाई चैप्टर में, न्यूक्लियर फ्यूजन की तरफ. इससे पीछे हमने डिस्कस किया बाइंडिंग एनर्जी कर्व के बारे में, जहां आपने देखा कि जो मास नंबर 30 से 170 के बीच में है, इस रीजन में बाइंडिंग एनर्जी नियरली कांस्टेंट है, 8 MeV के आसपास है. ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद भी रखने हैं, समझने भी हैं, क्योंकि पेपर में थ्योरेटिकल भी चीज़ें पूछी जाती हैं. और जो लाइटर न्यूक्लियाई हैं 30 से कम, और जो हैवियर न्यूक्लियाई हैं 170 से ज़्यादा, वहाँ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 8 MeV से कम है. और व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट कि जितना ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगा, ग्रेटर द बाइंडिंग एनर्जी, उतना ही ज़्यादा जो है मास डिफेक्ट होगा. मतलब कि जो बाउंड स्टेट बनेगा उसका मास कम बनेगा आपके पास. ठीक है, अगर आप न्यूक्लियस को देखते हो तो न्यूक्लियस का मास उसके कांस्टेंट पार्टिकल से कम निकलता है, और उसी को मास डिफेक्ट कहते हैं, और मास डिफेक्ट के इक्विवेलेंट एनर्जी को ही बाइंडिंग एनर्जी कहा जाता है. सो हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमारे कुछ रेंज है 30 से 170, जहाँ बाइंडिंग एनर्जी ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, और 170 से ऊपर बाइंडिंग एनर्जी जो है वो कम हो रही है. 30 से नीचे बाइंडिंग एनर्जी कर्व कम है. कर्व से हमें ये पता चल रहा है. तो इसका मतलब अगर हम अपने किसी न्यूक्लियाई को जिसका बाइंडिंग एनर्जी लेस है,
उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं कैसे न्यूक्लियाई में, जिसका बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है, तो देन देयर विल बी अ रिलीज ऑफ एनर्जी देयर। यही बात हमने बाइंडिंग एनर्जी कर्व में देखी। तो अगर हम कम बाइंडिंग एनर्जी को ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करते हैं, देन देर इज़ अ गेन ऑफ एनर्जी, देन देर इज़ अ रिलीज ऑफ एनर्जी। सो इसीलिए हम हैवी न्यूक्लियस, हमारे बड़े वाले जो न्यूक्लियस हैं 170 से ऊपर जिनका मास नंबर है, उनको हम उनका फ्यूज़न कराते हैं, उनको डिके कराते हैं 2 और मोर इंटरमीडिएट फ्रेगमेंट्स में, यानी कि फ्यूज़न कराते हैं, और वहाँ से हम एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं। सिमिलरली हम अपने लाइटर न्यूक्लियाइज को फ्यूज़ कराते हैं हैवियर में, लाइटर को हैवियर में फ्यूज़ कराते हैं, एंड देन देर इज़ अ रिलीज ऑफ एनर्जी। और ये बाइंडिंग एनर्जी कर्व का एक रिजल्ट भी है, और उससे हमें ये सीख मिलती है। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात है कि इससे जो हमारे अदर जो सोर्सेज हैं एनर्जी के, कन्वेंशनल जो सोर्सेज हैं, वो हमें उतनी एनर्जी नहीं दे पाते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो न्यूक्लियर एनर्जी है ये बेसिकली मिलियन टाइम्स ज़्यादा एनर्जी पैदा करती है। जैसे कि एग्जांपल है, अगर हम 1 किलो यूरेनियम सोर्स लेते हैं, यूरेनियम लेते हैं, तो वो 10 की पावर 14 जूल इस ऑर्डर की एनर्जी पैदा करता है। और अगर हम 1 kg कोल को बर्न करते हैं तो हमें 10 की पावर 7 जूल की एनर्जी देती है। तो आप देखिए कितना डिफरेंस है, दैट न्यूक्लियर एनर्जी का जो अमाउंट है वो बहुत ही ज़्यादा है कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज के सामने। सो व्हाट वी हैव लर्नड देयर, कि जो हम फ्यूज़न और फ्यूज़न कराएंगे, बाइंडिंग एनर्जी कर्व ने कहा कि हैवियर का आपने फ्यूज़न कराना है और लाइटर का आपने फ्यूज़न कराना है, यू विल हैव रिलीज ऑफ एनर्जी। तो अब इसी प्रोसेस में जो पहला टॉपिक चलता है वो है फ्यूज़न। तो पहले हम फ्यूज़न और फ्यूज़न के थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग को देखेंगे, उसके बाद हम उसके प्रॉब्लम्स देखेंगे जो पेपर में फ्यूज़न और फ्यूज़न से रिलेटेड आए हैं, बिकॉज ये अब सिलेबस के अंदर है, मतलब पहले भी था, तो उसके काफ़ी टॉपिक्स डिलीट है, लेकिन फ्यूज़न और फ्यूज़न सिलेबस में है। तो फ्यूज़न में एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल, हम सीधे एग्जांपल पर आ रहे हैं, तो आपने यहीं से अपने फ्यूज़न की शुरुआत करनी है। बाकी फ्यूज़न की डेफिनेशन आप सिंपली लिख लेंगे, स्प्लिटिंग ऑफ हैवियर न्यूक्लियाई इनटू द लाइटर वन। तो एक फ्यूज़न रिएक्शन देखते हैं जो कि आपको याद भी करने पड़ सकती है और उसका रिजल्ट भी आपको पता होना चाहिए। तो ये 92 यूरेनियम 235 है स्टूडेंट्स, ये न्यूक्लियाई है हमारे पास। हमने इस पर बॉम्बार्ड किया है हाईली एनर्जेटिक सम न्यूट्रॉन, 0n1 न्यूट्रॉन का सिंबल है। इसको यूरेनियम पे हमने बॉम्बार्ड किया है। इट इज़ सम इंटरमीडिएट स्टेज, एंड देन आफ्टर दैट इट विल बेसिकली वो आगे मास फ्रेगमेंट्स में, इंटरमीडिएट मास फ्रेगमेंट्स में डिके कर जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा इसका। 92 यूरेनियम 235 पे आपने बॉम्बार्ड करना है 0n1 यानी कि न्यूट्रॉन, जो इसको स्प्लिट करेगा, फ्यूजन करेगा बेरियम और क्रिप्टॉन में, बी और के आर बनेंगे और साथ में 3 न्यूट्रॉन्स निकलेंगे। एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए कि यहाँ पर चार्ज नंबर, मास नंबर हमेशा कंजर्व रहेगा। जैसे कि यहाँ पर चार्ज नंबर है 92 + 0 यानी कि 92, मास नंबर है 236, 235 + 1। आफ्टर द रिएक्शन अगर आप कभी भूल भी जाते हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये चीज़ें कंजर्व रहेंगी। सो बेरियम क्रिप्टॉन +3 न्यूट्रॉन्स विल बी रिलीज देयर। So this is one of the most important reaction for a fission for 92 uranium 235। Similarly other possible reactions भी हो सकती हैं यूरेनियम 235 की, जैसे कि फिर से ये है, इसमें Sb4 न्यूट्रॉन्स निकले हैं। बट इसमें जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ये बाकी 13.11 और 12 को याद रखें, इसको जरूर आप याद रखें। ओके, सो इससे रिलेटेड जनरली क्वेश्चन आएंगे। बाकी आपको ऐसे पर्टिकुलरली किसी अदर रिएक्शंस को याद रखने की जरूरत नहीं है, पेपर में रिएक्शन दी जाती हैं अगर ऐसा कुछ डिफरेंट सा रिएक्शन आएगा। बाकी ये भी एक रिएक्शन है फ्यूजन की, ये भी 92 यूरेनियम 235 की एक और रिएक्शन है। सो इसमें हम हैवियर न्यूक्लियाई को स्प्लिट कर रहे हैं लाइटर न्यूक्लियाई में, प्लस सम रिलीज ऑफ एनर्जी देयर। तो ये जो हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट्स निकलते हैं, फ्रेगमेंट प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं, ये रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई हैं और ये बीटा पार्टिकल्स को एमिट करेंगे और देन अचीव द स्टेबिलिटी, देन आवर न्यूक्लियाई बिकम स्टेबल। सो इस प्रोसेस में कुछ एनर्जी रिलीज होगा, उस एनर्जी रिलीज को कहा गया है क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन। आगे हम क्यू वैल्यू के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और इसमें 92 यूरेनियम 235 में जो एनर्जी रिलीज होता है एक न्यूक्लियाई के फ्यूजन से, वो होता है लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये डाटा आपको याद भी रखना पड़ सकता है। सो इन अ फ्यूजन ऑफ अ न्यूक्लियाई ऑफ 92 यूरेनियम 235 आपको 200 MeV एनर्जी रिलीज मिलती है। ओके, बाकी एक एग्जांपल की मदद से क्यू वैल्यू को निकाला गया है, बट विल टेक द रिएक्शंस इन द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर जहाँ हम सॉल्व करेंगे। जैसे एक न्यूक्लियाई ले लिया, मास नंबर ले लिया 240, इसको 2 फ्रेगमेंट्स में तोड़ा 120 में। ओके, और 240 वाले का जो बाइंडिंग एनर्जी है वो रहता है 7.6 MeV। ओके, और तो जो दो अपने पास बने 120 के, उनके लिए बाइंडिंग एनर्जी है 8.5 MeV, मतलब फ्यूजन के बाद देर इज अ गेन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी।
और सो गेन इन बाइंडिंग एनर्जी फॉर न्यूक्लियन इज अबाउट 0.9 MeV. सो बेसिकली 240 की बात कर रहे हैं, मास नंबर 240 है, 240 न्यूक्लियंस विल बी देयर. सो 240 मल्टीप्लाइड बाय 0.9. सो gain in binding energy for nucleon is about 0.9 MeV. ओके, अगर आप 240 वाले को 120 में स्प्लिट करते हो तो बाइंडिंग एनर्जी फॉर न्यूक्लियन, एक न्यूक्लियन के लिए 0.9 MeV है, तो 240 के लिए होगी 240 इंटू 0.9, तो आ जाएगा 216 MeV. बट स्टिल इस तरह से हम आगे, ये अगर डायरेक्टली ऐसे दिया जाता है तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो, बट विल डू द क्वेश्चंस देयर. तो इसमें जो फ्यूजन होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो एनर्जी अपीयर करेगी वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में अपीयर करेगा, और देन इट इज ट्रांसफर टू द सराउंडिंग मैटर देयर वेयर इट अपीयर्स एट अ हीट. सो इस तरह से हम एनर्जी को क्रिएट करते हैं. हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स में जो बिजली पैदा होती है वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से होता है, और एटॉमिक बॉम्ब में भी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन का ही इस्तेमाल किया जाता है. सो दैट इज़ अबाउट द न्यूक्लियर फ्यूजन. सो न्यूक्लियर फ्यूजन की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, न्यूक्लियर फ्यूजन का ये रिएक्शन आपको आना चाहिए, और क्यू वैल्यू निकालना आनी चाहिए. तो क्यू वैल्यू हम आगे क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे. सो आगे डिस्कस करते हैं दूसरा जो इसमें सिलेबस में है, दैट इज़ न्यूक्लियर फ्यूज़न. सो दैट इज़ एनर्जी जनरेशन इन स्टार्स. सो न्यूक्लियर फ्यूज़न में हमने जैसे पीछे बात किया, जब दो लाइट न्यूक्लियाई फ्यूज़ करेंगे लार्जर न्यूक्लियस में, एनर्जी इज रिलीज, दैट इज सिंपली कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूज़न. इतना लिख सकते हैं आप. और जो लार्जर न्यूक्लियस बनेगा वो टाइटली बाउंड होगा. और ये कुछ फ्यूज़न की रिएक्शंस हैं. अगेन आई एम सेइंग नो नीड टू क्रैम ऑल द रिएक्शन, जस्ट यू हैव आइडिया ऑफ एनी ऑफ द रिएक्शन. सो जिसमें 1H1 लाइक हाइड्रोजन्स, 2 प्रोटॉन्स हम इसे बोलेंगे सीधे सीधे, 2 प्रोटॉन्स आर कंबाइनिंग देयर, एंड दैट इज गिविंग अस अ ड्यूट्रॉन, दैट इज 1H2 इज अ ड्यूट्रॉन, दैट इज कॉल्ड पॉजिट्रॉन, एंटीपार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिनो, and that is some release of energy there, 0.42 MeV. That is one of the nuclear fusion reaction, and other two reactions are also there. तो स्टूडेंट्स लाइटर न्यूक्लियाई फ्यूज करेंगे लार्जर न्यूक्लियस में, प्लस रिलीज ऑफ सम एनर्जी. सो जस्ट रिमेंबर एनी ऑफ द रिएक्शन देयर टू राइट इन द आंसर शीट. अगर आपको फ्यूजन लिखने को आता है तो डेफिनेशन के साथ आप एक एग्जाम्पल ऐसे कुछ लिख सकते हो. सो अगर हम जनरली बात करते हैं कि फ्यूज़न रिएक्शन कैसे होगा, फ्यूज़न रिएक्शन करवाने के लिए हमें जो अपने जो लाइटर न्यूक्लिया हैं उनको नज़दीक लाना पड़ेगा. जैसे कि हम यहाँ पर एक एग्जांपल की बात करते हैं. देखिए, जैसे आप दो प्रोटॉन का फ्यूज़न करा रहे हैं, तो प्रोटॉन और प्रोटॉन दोनों कैसे चार्ज हैं? पॉजिटिवली चार्ज हैं. उनके बीच में कूलमिक रिपल्शन भी लगेगा, दे एक्सपीरियंस कूलमिक रिपल्शन. तो देयरफॉर दीज पार्टिकल्स मस्ट हैव सफिशेंट एनर्जी, ताकि वो उस कूलम बैरियर को ओवरकम कर पाए, क्योंकि वो चार्ज पार्टिकल्स हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, रिपल्शन कर रहे हैं. सो देयर मस्ट बी सम इनफ एनर्जी कि वो कूलम बैरियर को ओवरकम कर पाए. और इस कूलम बैरियर को अगर मैं प्रोटॉन्स की बात करता हूँ, तो कूलम बैरियर दो प्रोटॉन्स के लिए लगभग होता है 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास. मतलब उनके पास इतना एनर्जी होना चाहिए, तब जाके वो कूलम बैरियर को ओवरकम कर पाएंगे और उनका हो पाएगा फ्यूज़न. बाकी कितना कूलम बैरियर है वो डिपेंड करता है न्यूक्लियाई के चार्जेस के लिए. हायर चार्जेस रहेंगे तो फिर कूलम बैरियर ज़्यादा रहेगा. तो अप्रॉक्सीमेटली अगर हम वो टाइम देखिए, हमें अपने पार्टिकल्स को एनर्जी देना है, उनका एनर्जी 400 keV के आसपास होना चाहिए, तब वो कूलम बैरियर को ओवरकम करेंगे और उनका हो जाएगा फ्यूज़न. तो एनर्जी देंगे हम उनको, काइनेटिक एनर्जी देंगे, मतलब उनको हम इनफ टेम्परेचर देंगे. तो जो टेम्परेचर देना पड़ता है प्रोटॉन्स को उस कूलम बैरियर को क्रॉस करने के लिए, वो लगभग आता है 3 × 10⁹ केल्विन, 3 × 10⁹ केल्विन. ओके, सो इतना देने पर particles have sufficient energy, they overcome the Coulomb barrier and ultimately they get fuse. Okay, so इस तरह से when this fusion is achieved by, कभी कभी डेफिनेशन आ जाती है कि थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है. थर्मो मतलब हीट. तो when इस तरह का फ्यूजन जब टेम्परेचर को बढ़ा के, सिस्टम के टेम्परेचर को बढ़ा के उनको इतना काइनेटिक एनर्जी दिया जाए कि वो कूलमिक रिपल्शन को ओवरकम करें, इस तरह के फ्यूजन को थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है. ओके, सो थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन ही इज द सोर्स. स्टूडेंट्स, दीज आर द थिंग्स रिलेटेड टू द फ्यूज़न प्रोसेस. और बाकी आगे अगर हम बात करते हैं, जैसे कि स्टार्स में जो एनर्जी का सोर्स है वो भी फ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू ही हमें मिलता है. तो अगर सन की बात की जाती है तो सन में भी अपने पास फ्यूज़न होता है, एंड दिस इज़ द साइकिल, प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल, जो कि इन द कोर ऑफ सन अकर करता है और हमें एनर्जी रिलीज करके देता है. सो हियर देयर इज़ नो नेसेसिटी टू रिमेंबर दिस रिएक्शन, दिस सेट ऑफ रिएक्शंस. मेनली जो आप पॉइंट आप याद रख सकते हैं, सन में जो बेसिकली जो सोर्स है बेसिकली रिएक्शन का, फ्यूज़न का, वो है हाइड्रोजन. और अपने पास यहाँ पर फोर हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन टू फॉर्म अ 2He4 एटम,
with the release of 26.7 MeV of energy. So this is the result जो आप सन के रिस्पेक्ट में याद रख सकते हैं। 4 हाइड्रोजन एटम्स वहाँ कंबाइन करते हैं टू फॉर्म अ 2He4 एटम, जहाँ पर कि 26.7 MeV का एनर्जी रिलीज होता है। बाकी दीज आर द कंप्लीट सेट ऑफ रिएक्शन जो कि इनसाइड द इंटीरियर ऑफ द कोर में, कोर ऑफ द सन अकर करती हैं, एंड अल्टीमेटली वी गेट दैट फ्यूजन विल रिलीज एनर्जी ऑफ 26.7. So main point again I am repeating, आप याद रख सकते हैं कि 4 हाइड्रोजन एटम्स आर कंबाइनिंग देयर टू गिव द 2He4 एटम विद 26.7 MeV ऑफ एनर्जी। सिंगल MCQ टाइप में ये पूछा जा सकता है। बाकी अगर हम जो अपना फ्यूजन रिएक्शन हमने ऊपर देखा कि उसमें ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁸ केल्विन तक का टेम्परेचर क्रिएट करना पड़ता है ताकि जो कूलम बैरियर है वो ओवरकम हो पाए और न्यूक्लियाई जो हैं वो फ्यूज़ कर पाए। तो इसी process में we have the controlled thermonuclear fusion reactions. So natural thermonuclear fusion reaction in a star is replicated in a thermonuclear fusion device. Okay, तो naturally तो stars के अंदर हो रहा है, लेकिन अगर हम इसे किसी कंट्रोल्ड थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन डिवाइस में करते हैं तो वहाँ पर भी हमें इतना टेम्परेचर क्रिएट करना पड़ेगा, और इस टेम्परेचर पर, इतने ज़्यादा टेम्परेचर पर 10⁸ केल्विन टेम्परेचर पर जो फ्यूल होता है वहाँ पर वो बेसिकली मिक्सचर ऑफ पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज़ प्लाज्मा बेसिकली। लेकिन इसकी जो समस्या है, जो चैलेंज है वो ये है कि बेसिकली इस प्लाज्मा को कॉन्फाइन नहीं किया जा सकता, कंट्रोल नहीं किया जाता। कोई जो कंटेनर है वो विथस्टैंड नहीं कर सकता इतने हाई टेम्परेचर पर। सो बहुत सारी कंट्रीज़ ने इसमें अटैम्प्ट किया है इसको करने का। सो अभी मैं एग्जैक्टली जो करंट डाटा है उसके बारे में कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, बिकॉज आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट, बट स्टिल फ्यूज़न इज़ अ फ्यूचर पर्सपेक्टिव। तो अगर फ्यूज़न प्रोसेस जो है हम अपना कंट्रोल्ड थर्मोन्यूक्लियर फ्यूज़न करवा पाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा, देश के लिए या पूरे विश्व के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी, जो कि मैन काइंड को जो है अनलिमिटेड पावर सप्लाई दे सकता है। सो इसमें आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। अब इसकी प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे इस पूरे चैप्टर की, न्यूक्लियर चैप्टर की, जो प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स हैं और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी निकालना है हमें MeV में नाइट्रोजन न्यूक्लियस के लिए। सो इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन भी पेपर में पूछे जाते हैं। तो नाइट्रोजन न्यूक्लियस दे के रखा है, उसका मास दे के रखा है, और हमें निकालनी है बाइंडिंग एनर्जी। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, बाइंडिंग एनर्जी निकालने से पहले आप निकालेंगे मास डिफेक्ट और उसे फिर मल्टीप्लाई करेंगे या तो C² के साथ, या फिर आप अपने मास डिफेक्ट को मल्टीप्लाई करेंगे 931 से, और आपका आंसर ऑलरेडी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। तो अगर मैं नाइट्रोजन के न्यूक्लियस की बात करता हूँ तो इसमें 7 प्रोटॉन है और 7 न्यूट्रॉन है। तो आप क्या करेंगे, मास डिफेक्ट निकालेंगे, 7 मास ऑफ 7 प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ 7 न्यूट्रॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। देखिए मास डिफेक्ट हमने पीछे डिस्कस किया, सम ऑफ द मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का मास हमें दिया हुआ है, तो हमने अपने 7 प्रोटॉन का मास निकालना है। ये देखिए निकाल दिया 7 प्रोटॉन का मास। एक प्रोटॉन का मास है 1.007825 यूनिफाइड मास यूनिट में लिखा गया है U। तो 7 प्रोटॉन का मास निकाला, 7 इंटू प्लस 7 न्यूट्रॉन का मास भी निकाल दिया, और आपको ये पूरा सॉल्व करना होगा, और इसको सॉल्व करने के बाद आपको माइनस करना होगा न्यूक्लियस के मास को, जो कि क्वेश्चन में गिवन दिया है, और यहाँ से आपको मिलेगा मास डिफेक्ट, और वो मास डिफेक्ट आ रहा है 0.112336 U। यू हैव टू फर्स्ट गेट द मास डिफेक्ट देयर। तो देखिए जैसे ही मास डिफेक्ट आएगा इट इज़ लाइक 0.112336U। इस तरह का क्वेश्चन आता है तो इसमें सिंपल आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन सीधा सीधा है। सो डेल्टा एम जैसे मिल गया, आप अब डेल्टा एम को जो है 931 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको बाइंडिंग एनर्जी मिल जाएगी। सो बाइंडिंग एनर्जी इज 0.11236 मल्टीप्लाइड बाय 931। अगर आपने ये यू में लिखा है, यूनिफाइड मास यूनिट में लिखा है, तो आप इसे 931 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आ रहा है मल्टीप्लाई करके 0.11236 मल्टीप्लाइड बाय 931, इट विल बी 104। तो इसका आंसर आ जाएगा बाइंडिंग एनर्जी इज 104.60 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये एक सिंपल सा प्रॉब्लम है, इस तरह से आएगा, तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। और अगर स्टूडेंट्स कभी इस तरह के प्रॉब्लम्स में कई बार बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन भी पूछा जाता है, तो आपको अगेन बाइंडिंग एनर्जी जो आपकी आई है उसे नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन से डिवाइड करना है। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होंगे मास नंबर के बराबर। ओके,
लाइक अगर आपको यहाँ पर भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालना हो, सो यू विल सॉल्व लाइक 104.60 डिवाइडेड बाय यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स थे 14, 7 यहाँ पर प्रोटॉन थे, 7 यहाँ पर न्यूट्रॉन थे। तो यहाँ से आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन भी मिल जाएगा। फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं और प्रॉब्लम्स जो कि प्रीवियस पेपर्स में पूछी गई हैं न्यूक्लियाई से। तो पहला इसमें क्वेश्चन ले रहे हैं, फाइंड द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 AMU in joules then in mega electron volt. As we know that E is equal to mc square, mass can be converted into energy, energy can be converted into mass. तो हमें 1 AMU का लाइक इक्विवेलेंट एनर्जी निकालना है जूल्स में देन MeV में। 1 U होता है स्टूडेंट्स 1.66 इन 0.5 इंटू 10⁻27 kg। अब आप इसे एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो आपको करना क्या होगा, आपको इसे मल्टीप्लाई करना होगा सी स्क्वायर के साथ। ओके, सी स्क्वायर मतलब अपना स्पीड ऑफ लाइट। सो इसने यहाँ 2.9979 लिया है, इसका स्क्वायर करेंगे, ये आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। सो इसका जो एनर्जी इक्विवेलेंट आ रहा है 1 U का, वो आ रहा है अपने पास 1.4924 इंटू 10⁻⁻10 जूल। ये कैसे आया, आपने इसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया। फिर ये इसको कह रहे हैं कि MeV में भी आप इसको लिख दीजिए। तो ये जूल में है, जूल को अगर आप 1.6 इंटू 10⁻19, यहाँ डेसिमल के थर्ड प्लेस तक लिखा गया है वैसे। तो अगर आपको जूल को कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो आप इसे डिवाइड कीजिए जूल को 1.6 10⁻19 से, आपका जो आंसर है वो जूल से EV में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन पूछा गया है क्वेश्चन में मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो आपके पास जो भी आंसर आएगा, लाइक ये आंसर आ गया आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, देन यू डिवाइड योर दिस आंसर बाय 10⁻6। इसको 10⁻6 से आपने डिवाइड करना है, ये कन्वर्ट हो जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो बेसिकली 1 U जो अपना मास है, उसका एनर्जी इक्विवेलेंट है 931, इक्विवेलेंट एनर्जी है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बेसिकली मास है। ओके, और ये जो यूनिट है ये एनर्जी का यूनिट है। सो दिस इज द एनर्जी इक्विवेलेंट टू दिस मास, इस तरह से निकाली जाएगी। इसके बाद क्या स्टूडेंट्स, हमसे बोला गया है कि मास डिफेक्ट को एक्सप्रेस करना है MeV पर सी स्क्वायर की टर्म्स में। ओके, सो ये जो 1 U है, देखिए ये मास है और ये एनर्जी है, ये इसकी इक्विवेलेंट एनर्जी है। तो मैं अगर मैं मास को मास की टर्म्स में ही लिखना चाहूँ, तो बेसिकली 1 U का जो मास की टर्म्स में लिखा जाएगा वो बनेगा 931.5 MeV। देखिए अभी तक ये एनर्जी है, ये मास है और ये इसकी इक्विवेलेंट एनर्जी है। लेकिन अगर मैं जैसे ही MeV को पहले मैंने मल्टीप्लाई किया था सी स्क्वायर से, अब जब डिवाइड कर देता हूँ सी स्क्वायर से, तो ये जो आप क्वांटिटी देख रहे हैं राइट हैंड साइड में, ये बन गई आपका मास। दिस इज अ मास। सो आई कैन से दैट कि 1 U जो है वो 931.5 MeV अपॉन सी स्क्वायर मास के बराबर है। दिस इज ऑल्सो मास, नाउ दिस इज ऑल्सो मास। जब तक ये सिंपल 931.5 MeV था, दिस इज द एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 U। नाउ this is mass 1 U mass and this is also some mass, this is also the mass but in MeV per c square। अब हम मास डिफेक्ट निकालेंगे फॉर 8O16। तो मास डिफेक्ट पिछले डेरिवेशन जो हमने पढ़ा था मास डिफेक्ट को, वहाँ हमने सॉल्व किया था स्टूडेंट, डिस्कस किया था। तो ऑक्सीजन के केस में ये मास डिफेक्ट की वैल्यू है। ओके, नाउ यू हैव टू एक्सप्रेस योर मास डिफेक्ट, दिस इज द मास डिफेक्ट 0.1369 U। एक्सप्रेस दिस मास डिफेक्ट इन MeV पर सी स्क्वायर। सो ये है 0.1369 इंटू 931.5। देखिए 1 U जो होता है ये हमने निकाल दिया, 1 U होता है 931.5 MeV पर सी स्क्वायर। तो आपको U की जगह लिखना है 931.5 MeV पर सी स्क्वायर, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा MeV पर सी स्क्वायर में। सो ये अपने पास आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई मास डिफेक्ट विद दिस 931.5। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ मास डिफेक्ट इन द यूनिट्स ऑफ MeV पर सी स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं बाकी क्वेश्चंस की तरफ। बाकी थ्योरेटिकल एग्जांपल्स हैं, ये भी क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है कि न्यूक्लियर रिएक्शंस में, जैसा कि एक बेसिकली क्वेश्चन क्या है कि जैसे केमिकल इक्वेशंस हैं, एग्जांपल दिया है 2H2 + O2 2H2O आर द इक्वेशंस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस आर बैलेंस्ड इन द सेंस अ केमिकल इक्वेशन, की जिस तरह से केमिकल इक्वेशंस बैलेंस रहती हैं, क्या उसी तरह से न्यूक्लियर इक्वेशन भी बैलेंस रहती हैं। देखिए केमिकल इक्वेशन में क्या है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं H2 है, 2H2 है, 4 एटम्स हैं, 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है। इसमें क्या होता है कि ये इसमें अपना रिएक्शन करने के बाद, न्यूक्लियर रिएक्शन करने के बाद अपना एलिमेंट भी जो है वो चेंज हो जाता है।
तो ये इस तरह से बैलेंस नहीं होती हैं, ये बैलेंस रहती हैं इन टर्म्स ऑफ देयर, लाइक इनमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं उसकी टर्म्स में ये बैलेंस रहती हैं। तो ये दिस इज़ योर आंसर फॉर द क्वेश्चन, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऑन द बोथ साइड्स आर सेपरेटली कंजर्व्ड। सो अगर हम न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करते हैं तो उसमें कंजर्व रहता है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके, न्यूक्लियॉन्स आपके कंजर्व रहते हैं। बाकी अगर हम केमिकल इक्वेशन की बात करते हैं तो उसमें जो बेसिक आइडेंटिटी है, जो नंबर ऑफ एटम्स हैं ऑन द ईदर साइड ऑफ इक्वेशंस, वो चेंज नहीं करते हैं। लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन में अगर आपने पीछे यूरेनियम का फ्यूज़न देखा होगा तो वहाँ पर दूसरा एलिमेंट आपको मिल गया, यूरेनियम का फ्यूज़न से बेरियम और क्रिप्टॉन मिल गया, लेकिन कंजर्व रहेगा न्यूक्लियर रिएक्शन में आपका प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। बाकी कुछ चीज़ें यहाँ पर लाइक एक नंबर की बात की गई है, बेरियन नंबर। देयर आर सम क्लास ऑफ हाई एनर्जी पार्टिकल्स, हाई एनर्जी फिजिक्स में कुछ पार्टिकल्स रहते हैं, उसमें बेरियन पार्टिकल्स हैं, तो उसमें बेरियन नंबर कंजर्व रहता है, बट दैट इज़ नॉट द कॉन्सेप्ट फॉर 12th क्लास। बट स्टिल आप इसमें ये कह सकते हैं कि इट इज़ नॉट लाइक द केमिकल रिएक्शंस, न्यूक्लियर रिएक्शंस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर द सेम ऑन द टू साइड्स ऑफ इक्वेशन। आगे चलते हैं, इफ बोथ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कंजर्व्ड, अगर वो कंजर्व रहते हैं, इन व्हाट वे द मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन। तो इसका सीधा सीधा आंसर है कि वहाँ पर जो बाइंडिंग एनर्जी होती है ऑन द ईदर साइड ऑफ इक्वेशन, दैट इज नॉट सेम। ओके, दैट इज नॉट सेम। So that binding energy is basically giving us that mass defect, basically giving us the binding energy। like अगर हम देखते हैं कि हमारा जो बाइंडिंग एनर्जी है, कहीं पर बाइंडिंग एनर्जी का गेन हो रहा है, सो देन देर इज अ रिलीज ऑफ एनर्जी। तो यहाँ क्वेश्चन ये था कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अगर कंजर्व रहते हैं तो किस तरीके से, लाइक इन व्हाट वे द मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। सो देर इज a binding energy, so that total binding energy of the nuclei on the left side need not to be same on the right side. So there is a difference of the binding energy, and जो difference है binding energy का, it appears in the form of energy there. However, number of protons and neutrons are conserved. So there is a difference of binding energy on the either side of equation that is responsible for release of energy there. बाकी अगला क्वेश्चन है, a general impression exists that mass energy interconversion takes place only in nuclear reaction and never in chemical reaction. This is strictly speaking incorrect. Explain। देखिए बात क्या है, क्वेश्चन ये है कि जो मास एनर्जी का रिलेशन जब हम बात करते हैं कि वो तभी एक तरह से एप्लीकेबल हो पाता है या तभी पिक्चर में दिखता है जब हम न्यूक्लियर रिएक्शंस की बात करते हैं। जब हम केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं तो मास एनर्जी रिलेशन इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन ये जो बात है कि वो वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता है, केमिकल रिएक्शन में नहीं एग्जिस्ट करता है, ये बेसिकली एक गलत बात है। तो इसको एक्सप्लेन करना है। देखिए स्ट्रिक्टली अगर कहा जाए तो ये गलत बात है। मास एनर्जी रिलेशन केमिकल इक्वेशंस में भी, केमिकल रिएक्शंस में भी एप्लीकेबल होता है, लेकिन केमिकल रिएक्शंस में जो वहाँ पर मास डिफेक्ट इन्वॉल्व है, द मास डिफेक्ट इन्वॉल्व देयर इज ऑलमोस्ट मिलियन टाइम्स स्मॉलर। तो उसका इम्पैक्ट उतना ज़्यादा नहीं है जितना न्यूक्लियर रिएक्शन में है। तो देखिए मास डिफेक्ट जैसी चीज़ जो है वो केमिकल रिएक्शंस में भी हो रही है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है उसमें जो मास डिफेक्ट इन्वॉल्व है वो मिलियन टाइम्स छोटा है न्यूक्लियर रिएक्शन से। तो ये एक दिस इज द रीज़न फॉर द जनरल इम्प्रेशन। जनरल इम्प्रेशन मतलब ऐसा कि ऐसा लग रहा है कि केमिकल रिएक्शंस में तो ये सब नहीं होता है मास डिफेक्ट, लेकिन होता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट मिलियन टाइम्स स्मॉलर देन, वहाँ पर जो मास डिफेक्ट इन्वॉल्व है मिलियन टाइम्स स्मॉलर देन दैट ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्शन, hence that type of impression is there। otherwise mass energy इंटर कन्वर्जन जो है, जो मास एनर्जी रिलेशन है वो वहाँ पर भी एप्लीकेबल है। स्टूडेंट्स आगे एक प्रॉब्लम देखते हैं। ये प्रॉब्लम कई बार सिंगल आंसर टाइप क्वेश्चंस में जो है एक एक नंबर के क्वेश्चन में पूछी गई है। दो न्यूक्लियाई हैं जिनकी मास नंबर की रेशो है 1:3। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक नंबर में आ सकता है, सो केयरफुली आप सुने। व्हाट इज द रेशो ऑफ देयर न्यूक्लियर डेंसिटीज। देखिए मास नंबर अलग अलग है, लेकिन जो न्यूक्लियर डेंसिटी होती है वो मास नंबर पे डिपेंड नहीं करती है, इंडिपेंडेंट रहती है। ओके, सो न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास नंबर वट एवर बी इट देयर रेशो। सो आपका आंसर आएगा कि डेंसिटी का रेशो है 1:1। रिमेंबर दिस क्वेश्चन। आगे एक और प्रॉब्लम देखते हैं स्टूडेंट्स, ये भी एमसीक्यू टाइप में आपको मिल सकती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। टू न्यूक्लियाई हैव मास नंबर इन द रेशियो 8:1:5, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर न्यूक्लियर रेडिया। देखिए रेडियाई का फॉर्मूला आपने शुरुआत में देखा होगा, R = R0 A raised to power 1/3।
तो आपको दो न्यूक्लियाई दे के रखे हैं, उनके मास नंबर दिए हुए हैं, आपको उनके रेडियस की रेशियो निकालनी है। इट कैन बी रिटन एज सिंपली R1/R2। जब रेशियो लेंगे तो R0 से R0 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। एक का मास नंबर 8 है और एक का मास नंबर 125 है, तो इसका क्यूब रूट करना है, इसका भी क्यूब रूट करना है। 8 का क्यूब रूट आएगा 2 और 125 का आएगा 5। तो उनके रेडियाई की रेशो बन जाएगी 2:5। दैट इज ऑल्सो प्रीवियस ईयर्स वन ऑफ द क्वेश्चन। तो आप इस तरह के क्वेश्चन भी पेपर्स में देख सकते हैं। आगे एक और प्रॉब्लम देखते हैं स्टूडेंट्स। अगेन दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम। इस तरह के प्रॉब्लम मिल सकते हैं आपको। एनर्जी इन द फ्यूजन रिएक्शन आपको निकालना है। ये रिएक्शन देके रखी है 1s2 1s2 2He3 प्लस n, या डायरेक्टली बाइंडिंग एनर्जीज आपको निकाल के रखी हुई है। आपको निकालना है एनर्जी इन दिस फ्यूजन रिएक्शन। व्हाट इज द एनर्जी रिलीज्ड इन दिस फ्यूजन रिएक्शन? सो बेसिकली आपका जो इनिशियल जो आपका रिएक्शन है, इनिशियल जो आपका रिएक्शन से पहले जो फ्यूज कर रहे हैं वो है 1H2 प्लस 1H2। ओके, इनका जो इनिशियल बाइंडिंग एनर्जी है सिस्टम का वो आ जाएगा बेसिकली 2.23 प्लस 2.23, दोनों को प्लस कर लीजिएगा। ये आपके पास बन गया 4.46 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये है इनिशियल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सिस्टम। एंड देन फाइनल बाइंडिंग एनर्जी ये हो जाती है, देख लीजिए 2He3 की दे के रखी है 7.7, तो फाइनल बाइंडिंग एनर्जी आ जाती है 7.7 MeV। तो इस तरह से आपको फाइनल लिखनी है। इनिशियल दो हैं तो सॉल्व कर लिया, 4.46 आ गया, तो जो डिफरेंस है वो निकाल लेना है। डिफरेंस आएगा 7.73 MeV माइनस 4.46 MeV। सो दैट इज योर फाइनल, दैट इज योर इनिशियल। सो ये बचता है 3.27 MeV। सो एनर्जी रिलीज्ड इन दिस फ्यूजन रिएक्शन इज 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे एक ये वन ऑफ द क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जो कि एक सिंगल आंसर 1 नंबर में पूछा जा सकता है। डिटेक्शन ऑफ न्यूट्रिनोज इज अ डिफिकल्ट वाई? देखिए जो न्यूट्रिनोज हैं ये बेसिकली चार्जलेस एंड दे आर बेसिकली नेग्लिजिबल मास पार्टिकल्स हैं। सो दैट्स वाई देयर डिटेक्शन इज अ डिफिकल्ट। क्वेश्चन है क्यों डिफिकल्ट है, तो आप लिखेंगे चार्जलेस और नेग्लिजिबल मास है इनका, ठीक है, इसीलिए न्यूट्रॉनोज का डिटेक्शन जो है वो डिफिकल्ट है। सो आगे एक और प्रॉब्लम देखते हैं स्टूडेंट्स। ये भी रिसेंट CBSE के पेपर में पूछी गई है। द कर्व ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एज अ फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास हैज़ अ शार्प पीक फॉर हीलियम न्यूक्लियस। दिस इम्प्लाइज दैट हीलियम न्यूक्लियसिस। तो इसका सही आंसर है, जो आप देखते हैं शुरुआत में जो बाइंडिंग एनर्जी कर्व देखते हैं वहाँ पर देर आर सम शार्प पिक्स फॉर सम न्यूक्लियाई, तो उसमें हीलियम भी एक है। तो ये बात इंडिकेट करती है कि दैट इज मोर स्टेबल, हीलियम इज मोर स्टेबल देन इट्स नेबर्स। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन। स्टूडेंट्स आगे एक और प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर द न्यूक्लियर रेडियाई ऑफ लाइक 72713 AL इज 3.6 फर्मी, फाइंड द न्यूक्लियर रेडियस। तो आपने पीछे भी क्वेश्चन किया, R इज इक्वल टू R0 A रेज टू पावर 1/3, ये फॉर्मूला है। और आपको रेडियस दे के रखा है एल्यूमिनियम का, तो उसका एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। R इज इक्वल टू R0 और उसका मास नंबर है 27। 27 का करना है आपको क्यूब रूट। इसको 1 इक्वेशन मान लीजिए और डिवाइड कर दीजिए, दूसरी लिख लीजिए इक्वेशन Cu के लिए, कॉपर के लिए लिख लीजिए, दैट इज़ अपॉन R0, और इसका जो मास नंबर है वो है 64 एंड देन रेज टू पावर 1/3। तो यहाँ से ये कट जाएंगे, आपको मिल जाएगा लाइक 27 का क्यूब रूट 3 हो जाएगा, 64 का 4 हो जाएगा। सो R एल्यूमिनियम अपॉन R कॉपर इज इक्वल टू 3/4, और कॉपर का पूछा है तो यह आ जाएगा R एल्यूमिनियम इंटू 4/3 इज इक्वल टू R copper. So R aluminium is given in the question, that is 3.6 Fermi multiplied by 4/3. So it is like 3 1 3 3 2 6. So it is 4.8 Fermi इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। सो इस तरह के क्वेश्चंस एक एक नंबर में जो है जनरली पूछ जाते हैं। आगे एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, और ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। तो एक बात यह है कि इस चैप्टर में थ्योरेटिकली भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कई बार आए हैं न्यूक्लियर फोर्स के क्वेश्चन आए हैं। न्यूक्लियर फोर्स के बारे में लिखना है, न्यूक्लियर फोर्स का कर्व बनाना है, बाइंडिंग एनर्जी, मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी कर्व, ये वाले क्वेश्चन बहुत हैं।
और मास डिफेक्ट के क्वेश्चंस हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है ये भी एक तरह से मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी का ही प्रॉब्लम है। इसमें कॉइन का मास दिया है 3 ग्राम। एक कॉइन है आपके पास कॉपर का बना हुआ है, उसका एटॉमिक मास आपको दे के रखा है, उसका न्यूक्लियस का मास बेसिकली आपको दे के रखा है। एटॉमिक मास मतलब उसमें हम इलेक्ट्रॉन के मास को कंसीडर नहीं करेंगे, तो वो न्यूक्लियस का ही मास हम कंसीडर कर लेंगे, दैट इज 62.92960 यू। तो कॉइन जो है कॉपर का बना है स्टूडेंट्स। आपसे ये पूछा जा रहा है कैलकुलेट द न्यूक्लियर एनर्जी दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू सेपरेट ऑल द न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स फ्रॉम ईच अदर। सो यू हैव अ कॉइन, आपके पास एक कॉइन है, आपको पूछा जा रहा है कि कितना न्यूक्लियर एनर्जी लगेगा टू सेपरेट ऑल द न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स फ्रॉम ईच अदर। ओके, तो सीधी सी बात क्या है कि इस तरह के क्वेश्चन में आप सिंपली अपने इस क्वाइन में जितने भी आपके पास न्यूक्लियॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन, सबको निकाल लीजिए और अब इस क्वाइन के लिए फाइंड आउट कर लीजिए मास डिफेक्ट एंड देन मल्टीप्लाई इनटू सी स्क्वायर से बाइंडिंग एनर्जी निकाल लीजिए। देखिए करना कैसे है, कॉपर के क्वाइन का मास दिया है 3 ग्राम, पहला स्टेप, और उसका मास भी दे दिया, एटॉमिक मास दे दिया, और जिसे हम न्यूक्लियस का मास सी कंसीडर कर लेंगे। सबसे पहले पता कीजिए कि कॉपर के इस जो गिवन अमाउंट है आपके पास, मतलब 3 ग्राम, इसमें एटम कितने हैं। बहुत सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। एवोगैड्रो नंबर लेना है आपको 6.023 10^23 और उसको मल्टीप्लाई करना है गिवन मास के साथ। कितना मास है 3 ग्राम, तो ग्राम में ही लेना है और डिवाइड करना है इसके एटॉमिक मास के साथ, जो कि है 62.92960। ओके, सो ये आपको करना है यहाँ पर। यहाँ से आप नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं। दीज आर द नंबर ऑफ एटम्स। ये यहाँ इस तरह से सॉल्व करने पे आ जाएगा 3, और इन्होंने लगभग इसको 63 कंसिडर कर लिया, और दीज आर द नंबर ऑफ एटम्स देयर। ओके, ये आपके पास जो है वहाँ पर एटम्स प्रेजेंट हैं 3 ग्राम ऑफ कॉपर में। सिंपली एवोगैड्रो हाइपोथेसिस से निकाल लिया। ये दिस इज द वे, एवोगैड्रो नंबर गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। तो यहाँ से आपने निकाले नंबर ऑफ एटम्स, तो ये पता चल गया कि 3 ग्राम के अंदर कितने एटम्स हैं। अब कॉपर की अगर मैं बात करता हूँ, उसके न्यूक्लियस की बात करता हूँ, तो उसमें 29 प्रोटॉन है और 63 माइनस 29 मतलब न्यूट्रॉन, तो 34 उसमें न्यूट्रॉन है। तो उसके एक न्यूक्लियस का मास डिफेक्ट निकाल लीजिए। मास डिफेक्ट का आपको फॉर्मूला आता है 29 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन्स, इट इज मास ऑफ प्रोटॉन आप लिखिए, एच लिखा है कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 34 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सॉल्यूशन है यहाँ पर, इसमें कैलकुलेट किया गया है। लाइक प्रोटॉन का मास भी है, न्यूट्रॉन का मास भी है। मास डिफेक्ट निकालना है सबसे पहले, 29 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस 34 मास ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, वो कीजिए, ये आपको मिलेगा मास डिफेक्ट। आपका काम था कि आपने कॉपर के एक न्यूक्लियस का मास डिफेक्ट निकालना है। ये निकल चुका है स्टूडेंट्स, एटॉमिक मास यूनिट में आया है, और आपने ऊपर लिखा है कि कितने एटम्स हैं। ये एटम्स हैं, ये निकाले थे एवोगैड्रो हाइपोथेसिस से। सो एक न्यूक्लियाई का मास डिफेक्ट आपके पास है, सभी न्यूक्लियाइज का मास डिफेक्ट आप आसानी से निकाल सकते हैं। आपको अपने एटम्स पता है, तो एक एटम में ऑब्वियसली एक न्यूक्लियाई होगा। तो ये मास डिफेक्ट था फॉर वन न्यूक्लियाई, और फॉर ऑल द एटम्स मल्टीप्लाई कीजिए नंबर ऑफ एटम्स के साथ, यू विल गेट द मास डिफेक्ट फॉर ऑल द न्यूक्लियाइज देयर। ये आ रहा है आपके पास मास डिफेक्ट। और वी नो दैट मास डिफेक्ट से हम एनर्जी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। आप यहाँ इसे डायरेक्ट, लाइक मास डिफेक्ट हमारा एटॉमिक मास यूनिट में है, यूनिफाइड मास यूनिट में है, आप इसे डायरेक्ट 931 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। आपको ये सब करने की, लिखने की जरूरत भी नहीं है, mv/c²। आप सिंपली इस मास डिफेक्ट को 931 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपको मिल जाएगी स्टूडेंट्स इसकी बाइंडिंग एनर्जी। तो वो सॉल्व करने के बाद आपके पास जो बाइंडिंग एनर्जी आएगा वो आएगा बेसिकली ये। और वो याद रखिए या ध्यान रखिए कि आपको जो बाइंडिंग एनर्जी मिलती है वो मिलती है आपको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, बिकॉज 1 U इज इक्वलेंट टू 931 MeV ऑफ एनर्जी। So first, again repeating, simply calculate the mass defect for one nuclei, then find the mass defect for all the nuclei that are present in 3 gram of your copper. So ये आपने यहाँ से मास डिफेक्ट निकालना है, 931 से मल्टीप्लाई करना है, और वो करने के बाद आपको बाइंडिंग एनर्जी का वैल्यू मिलेगा। दिस इज द आंसर फॉर बाइंडिंग एनर्जी। ये बाइंडिंग एनर्जी का आंसर है। ये मिला आपको मास डिफेक्ट को, दैट वाज द मास डिफेक्ट 0.591935। इसको मल्टीप्लाई करना है आपको,
जस्ट अ मिनट, सॉरी, दिस वाज द मास डिफेक्ट फॉर वन न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई थे आपके पास, ये यहाँ पर हमने इसको मल्टीप्लाई किया 2.868 इंटू 10^22, दीज आर द नंबर, दिस इज द मास डिफेक्ट फॉर ऑल द न्यूक्लियस। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, हमने ऊपर इसको डिस्कस कर लिया। और फिर मास डिफेक्ट को, इस चीज़ को आपको मल्टीप्लाई करना था 931 के साथ। सो यू विल गेट योर बाइंडिंग एनर्जी 1.5 10^25 MeV। सो जो बाइंडिंग एनर्जी है स्टूडेंट्स, इसको आप चाहें तो जूल में भी चेंज कर सकते हैं, नहीं करना है कोई इशू नहीं है, पूछा गया है तो ठीक है, नहीं पूछा गया तो कोई नेसेसिटी नहीं है। बाकी MeV से आपको डायरेक्ट जूल में जाना हो तो आप 1.6 इंटू 10^-13 करेंगे, वैसे -19 करते हैं अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाना हो, लेकिन MeV में जाना है तो -13 से गुणा करते हैं, 1.6 10^-19 से 13 से, एंड यू विल गेट अर आंसर इन जूल्स। सो दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी इन जूल्स, और बेसिकली दिस इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू separate all the neutrons and protons. So simply there are 2 or 3 steps in this question. You just have to calculate the mass defect, and after finding the mass defect for one nuclei, multiply with total number of atoms present there, number of atoms से करेंगे उतने nuclei हैं, and then finally multiplied with 931, you will get binding energy। तो कुल मिला के बात यह है कि आपको binding energy इसमें find out करना है, एंड वही आपका एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोशिएट है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है क्यू वैल्यू से रिलेटेड। ठीक है, आपने न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन रिएक्शन में हमने क्यू वैल्यू के बारे में डिस्कस किया था, तो ये क्यू वैल्यू से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो एक न्यूक्लियर रिएक्शन दे के रखा है आपको, लाइक A प्लस स्मॉल b गिव्स अस कैपिटल C प्लस स्मॉल d, ये रिएक्शन हुआ है, दीज आर द रिएक्टेंट्स, दीज आर द प्रोडक्ट्स देयर, and the Q value of nuclear reaction is defined by this expression, that is mass of A mass of B minus mass of C minus D into C square. Okay, that is mass defect into C square, where mass is referred to the respective nuclei। determine the given data, Q value निकालना है और देखना है reactions exothermic है और endothermic है। if energy is being absorbed there, sorry, energy is being negative there, Q value अगर negative आता है तो that is endothermic, और if Q value is पॉजिटिव, रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक देयर। तो पहली रिएक्शन ये है स्टूडेंट्स, 1H1 1H3 1H2 1H2, दिस इज द न्यूक्लियर रिएक्शन देयर, और मासेस क्वेश्चन में गिवन है, सबके गिवन है, तो आपको जाके एक्सप्रेशन में पुट करना है, ये क्यू वैल्यू का एक्सप्रेशन है। तो अपने पास जो A है वो है बेसिकली 1H1, जो B है वो है 1,3H, तो आप यहाँ लिखेंगे मास ऑफ 1H1 मास ऑफ 1H3 माइनस, ये दोनों लाइक ये दोनों सेम ही हैं, तो इसलिए लिख दिया गया है सिंपली 2 टाइम्स मास ऑफ 1H2, तो 2 टाइम्स मास ऑफ 1H2 इंटू C स्क्वायर। तो वैल्यूज गिवन है, 1H1 की वैल्यू आप देख रहे हैं यहाँ पर गिवन है, लाइक ये दिस इज द वैल्यू ऑफ 1H1, और 1,3H का वैल्यू भी गिवन है अपने पास, माइनस 2 टाइम्स 1H2 का वैल्यू भी गिवन है। जस्ट पुट द वैल्यूज इन दिस गिवन इक्वेशन, दैट इज द इक्वेशन आप ऊपर देख रहे हैं, इस इक्वेशन को इनटू C स्क्वायर करना है, और आपके पास जो वैल्यूज आ जाएंगी, ऑब्वियसली आप प्लस तो कर ही लेंगे, माइनस करके ये सॉल्व करना है, नेगेटिव में आंसर आ रहा है। सो नाउ ऐसा नहीं है कि आपको इसको फर्दर सॉल्व करना है, सिंपली आप इसको 931 से मल्टीप्लाई कर लीजिए डायरेक्टली, और आपको मिल जाएगी एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इतना लिखने की भी कोई जरूरत नहीं है, सिंपली दिस यू हैव, दिस इज द वैल्यू ऑफ mass difference 0.00433, just multiply with 931, you will get some answer there, or it will be in mega electron volts। नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। नीचे एक और रिएक्शन दिया गया है, इसको भी सॉल्व करेंगे। इसमें है 6C12 6C12 10 नियॉन 20 और 2He4। तो इसमें हमारे जो मासेस हैं वो गिवन दे के रखे हैं, विल पुट द एक्सप्रेशन क्यू के इसमें पुट करेंगे। तो पहले ये दो कार्बन है यहाँ पर 2 6 12, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक का मास देके रखा है 12, और फिर माइनस करेंगे एनी का मास अपने को दिया हुआ है, दैट इज 19.99, यहाँ लिखेंगे आप 19.992439, एंड देन माइनस अगेन 2He4, that is 4.002603, एंड देन मल्टीप्लाई विद अगेन C स्क्वायर। और यू कैन सिंपली, आप जो आंसर निकाल रहे हैं वो बेसिकली आप एटॉमिक मास यूनिट में निकाल रहे हैं, तो आपको लास्ट में सिंपली 931.5 या 931 अप्रॉक्सीमेटली मल्टीप्लाई करना है।
सो अगेन इन दिस क्वेश्चन लाइक ऐसे ही सॉल्व करेंगे, बट यहाँ Q वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आ रही है, सो Q इज फाउंड टू बी पॉजिटिव फॉर दिस टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, हेंस दिस इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये स्टूडेंट्स ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, Q वैल्यू फाइंड आउट करने को आपको आ सकती है पेपर्स में। तो बेसिकली अगेन यहाँ पर भी आपको मास डिफरेंस चेक करना है एंड देन मल्टीप्लाई विद सी स्क्वायर। आगे स्टूडेंट्स एक और प्रॉब्लम देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। द फिजन प्रॉपर्टीज ऑफ 94 Pu-239 आर सिमिलर टू 92 यूरेनियम-235 और एवरेज एनर्जी रिलीज्ड पर फिजन इज 180 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यूरेनियम में आपने देखा था लगभग 200 MeV के आसपास एनर्जी निकलती है पर फिजन, अगर आपका फिजनेबल मटेरियल यूरेनियम है। लेकिन पीयू का भी कह रहे हैं कि वेरी सिमिलर फिजन प्रॉपर्टीज़ हैं और वहाँ पर एनर्जी जो निकलती है पर फिजन वो 180 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकलती है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर ऑल द एटम्स इन 1 kg अंडरगो फिजन तो कितना एनर्जी निकलेगा। देखिए अगर एक एटम, और वी कैन से दैट एक एटम में एक न्यूक्लियस, तो एक न्यूक्लियस के फिजन से जो एनर्जी निकल रहा है वो 180 है। तो आपको सिंपली ये पता करना है कि 1 kg में अपने पास एटम कितने हैं, जितने एटम हैं उतने न्यूक्लियाई हैं। तो 1 kg पीयू में कितने एटम है, एवोगैड्रो नंबर लेंगे आप लाइक 6.023 10 की 23। 1 किलो में कितने हैं, मतलब 1 किलो को पहले तो ग्राम में लिखेंगे 10 पावर 3 और मास इसका 239 है, उससे डिवाइड कर देंगे। दीज आर द नंबर ऑफ एटम्स इन 1 kg ऑफ पीयू। सो ये सॉल्व करने पर आ जाएगा 2.5 टू 10 की पावर 24। तो इतने एटम्स हैं, ऑब्वियसली इतने ही न्यूक्लियाई होंगे। एक न्यूक्लियाई 180 का एनर्जी देता है, तो इतने कितने का देंगे, इसको सिंपली 180 से मल्टीप्लाई कीजिए। सो द एनर्जी यू विल ऑब्टेन 180 की एनर्जी मिलती है, एक पर फिजन से 180 मिलती है, सारों का फिजन हो जाएगा तो 2.52 एटम्स का फिजन होगा। तो कितनी एनर्जी निकलेगी, 180 इंटू 2.52 इंटू 10 की पावर 24। तो ये आपने सिंपली निकाला यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, एंड देन यू विल गेट योर आंसर दैट इज 4.5 10 की 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो दिस इज द एनर्जी रिलीज्ड per fission. Sorry, this is energy released if all that 1 kg undergo fission. So simple प्रॉब्लम है एक, इस तरह से आप सॉल्व करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स का पता कीजिए, एक फिजन की एनर्जी से मल्टीप्लाई कीजिए। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये प्रॉब्लम पेपर में पूछी जा सकती है, 3 मार्क्स तक में ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो क्वेश्चन क्या है कि आपके पास एक 100 वॉट का लैंप है, उसको पूछा गया है कि कब तक वो ग्लो कर सकता है। आपको फ्यूज़न कराना है 2 kg ड्यूटेरियम का। ओके, तो 2 kg आपके पास ड्यूटेरियम पड़ा हुआ है, उसका आपको फ्यूज़न कराना है। मतलब आप कितनी एनर्जी वहाँ से ले सकते हैं और उस एनर्जी की मदद से आपको जला के रखना है एक 100 वॉट के लैंप को। कब तक वो जलेगा, तो टाइम पूछा जा रहा है। देखिए एक फ्यूज़न रिएक्शन जो है यहाँ पर अपने पास, वो हमें दे रहा है 3.27 MeV। ड्यूटेरियम का जो अपना फ्यूज़न रिएक्शन है वो एक फ्यूज़न रिएक्शन इतना एनर्जी देता है। तो आपको बेसिकली पता करना है कि आप कितने फ्यूज़न रिएक्शन करा सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, फ्यूज़न में क्या होता है, वी नीड 2 न्यूक्लियाई देयर। यहाँ मैं जैसे इस रिएक्शन में देखूँ, मुझे 2 न्यूक्लियाई चाहिए इस फ्यूज़न को कराने के लिए। तो मैं सबसे पहले पता करूँगा कि मेरे पास कितने एटम्स हैं, जितने एटम हैं उतने न्यूक्लियाई होंगे। कितने एटम है 2 kg ड्यूटेरियम में, तो वो सिंपली एवोगैड्रो हाइपोथेसिस लगा के हम कर लेंगे सॉल्व। दैट इज 6.023 10 की 23। 2 किलो में पता करना है, 2 किलो मतलब ग्राम में बदलेंगे 2000 और डिवाइड करेंगे इसके मास से, जो कि है बेसिकली इट इज़ बेसिकली ड्यूटेरियम, तो इसका मास आ जाएगा नीचे 2। तो यहाँ से हम सॉल्व करके बता देंगे कि हमारे पास इतने एटम्स हैं, जो कि ये आ चुके हैं यहाँ पर 6.023 इंटू 10 की पावर 26 एटम। 2 से 2 कट गया, 2 किलो ड्यूटेरियम में इतने एटम्स हैं। और एक फ्यूज़न रिएक्शन, सिंगल फ्यूज़न रिएक्शन हमें एनर्जी देता है 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अपने पास इतने एटम्स पड़े हुए हैं ड्यूटेरियम के। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि फ्यूज़न रिएक्शन में, एक फ्यूज़न रिएक्शन कराने को यहाँ 2 ड्यूटेरियम के एटम्स की ज़रूरत पड़ रही है। तो जितने आपके पास यहाँ पर एटम्स हैं उसका हाफ रिएक्शंस आप करा सकते हो, हाफ फ्यूज़न रिएक्शंस आप करा सकते हो, क्योंकि एक रिएक्शन को कराने में फ्यूज़न में 2 लग जा रहे हैं, आपके पास 2 ड्यूटेरियम लग जा रहे हैं।
तो आपके पास एटम्स हैं स्टूडेंट्स 6.023 10⁻26। तो आप रिएक्शन कितने करा पाएंगे, फ्यूज़न कितने करा पाएंगे, दिस नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय 2, इतने रिएक्शन करा पाएंगे। और एक रिएक्शन देता है 3.27, तो आपको एनर्जी मिलेगा जितने रिएक्शंस मल्टीप्लाइड बाय 3.27। तो इन चीज़ों का आपको फ्यूज़न में ध्यान रखना है, फ्यूज़न में ऐसा नहीं होता है। तो दिस इज़ द these are the number of reactions, that is ये, और एक रिएक्शन में एनर्जी निकलती है 3.27। सो टोटल एनर्जी रिलीज कितनी निकलेगी वो हम यहाँ से निकाल लेंगे। सो यहाँ से हमें एनर्जी मिल जाएगा, और जो एनर्जी मिलेगा वो एम में निकलेगा, और आप जानते हैं एम से जूल में कन्वर्ट करना है, तो 1.6 10 - 13 या -19 लिखा है, बट आगे देखिए 10⁻6 भी लिखा है। तो जो एनर्जी निकला, ये एनर्जी निकला आपके पास एम में, इसको आपने 1.6 10⁻13 से मल्टीप्लाई किया, एनर्जी कन्वर्ट हो गया जूल में। सो दिस इज द एनर्जी रिलीज, जस्ट 2 स्टेप्स आर इन दिस क्वेश्चन। ये एनर्जी यहाँ पर इस फ्यूज़न के बाद आपको मिलेगी। आपका बल्ब है 100 वाट का, यानी कि उसको एनर्जी चाहिए 100 जूल पर सेकंड। तो कितनी देर के लिए वो जलेगा, उसका सीधा सीधा आंसर है, आपके पास कितना एनर्जी है, आपके पास है 1.576 इंटू 10⁻14, और उसको पर सेकंड चाहिए 100 जूल, बिकॉज वो 100 वाट का है, 100 जूल पर सेकंड। तो इसे आप सॉल्व कीजिए, आपके पास टाइम का आंसर आ जाएगा 1.57 इंटू 10⁻, इट वॉज 100, सो इट इज़ 12। सो दीज आर द सेकेंड्स देयर, बिकॉज पहले तो ऐसा ही सिस्टम में ही आंसर निकलेगा, बाकी बाद में आप उसे ईयर्स वगैरह में चेंज कर सकते हो। सो ये डिपेंड करता है कि कितना पूछा गया है, सेकंड में पूछा गया है, नहीं पूछा गया है, टाइम पूछा गया है, तो सेकंड में निकाल के आप छोड़ सकते हो। सो दिस इज़ द आंसर फॉर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम।